दोस्तों नमस्कार, मैं खेमराज फौजदार एक बार फिर हाजिर हूँ वाईफाई एक्ट में यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का स्वागत है। और हम देख रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में पहला भौतिक प्रदेश थार का मरुस्थल, और इस थार के मरुस्थल में आपका पाठ चल रहा था शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। कल पढ़ाते समय मैंने बोला था कि रेगिस्तान का जलीय बहाव या जो बाढ़ का बहाव क्षेत्र है वो दो भागों में पाया जाता है। मैंने बाद में लाइन उस पर डलवाई, नोट डलवाया था कि रेगिस्तान की जगह पर राजस्थान पढ़ा जाए। तो वापस से आप एक बार सुन लेना। रेगिस्तान का बहाव ना करके उसे आप राजस्थान का बहाव क्षेत्र पढ़ें। इसलिए आपको मैं ये और दोबारा से बता देता हूँ कि राजस्थान का आप ये जो मैप देख रहे हैं इसका, क्योंकि वो बीच में कोई दूसरी बात दिमाग में आई और मैं उसे एक्सप्लेन करने लग गया। तो देखें आप, यदि आप ये अरावली की बात करते हैं तो इस अरावली के पश्चिम में जो बहाव है यह इंदिरा गांधी नहर को यदि आप देखते हैं तो ये इंदिरा गांधी नहर है और इसका बहाव क्षेत्र इस प्रकार से है। जबकि लूनी नदी को आप देखते हैं तो ये इस प्रकार से है। तो राजस्थान का पश्चिमी जो भाग है उसका जो बहाव क्षेत्र है एक्चुअली वो आपका उत्तर पूर्व दिशा से दक्षिण पश्चिम दिशा हो गया। जबकि अरावली से इधर का पार्ट आप देखेंगे, ये अरावली, इससे इधर का पार्ट आप देखेंगे तो बनास नदी है या आपकी गंभीर नदी है, ये चंबल नदी है, ये सभी पूर्व की ओर जा रही हैं। तो एटलीस्ट इनका मोड़ जो है वो पूर्व दिशा की ओर है। तो राजस्थान का जो बहाव है, बाढ़ क्षेत्र है, वह किस तरफ जाता है? आपका पूर्व की क्षेत्र और दक्षिण पश्चिम की क्षेत्र की तरफ, पूर्व की दिशा में। तो ये राजस्थान का पढ़ना था अपने को। आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। हाँ, बात कर रहे थे हम थार के मरुस्थल की। तो थार के मरुस्थल में शुष्क भाग आपका चल रहा था। थार के मरुस्थल का जो पार्ट है इसकी यदि कंप्लीटली बात करें तो बालू का स्तूप, जब मैंने आपको पढ़ाए थे बालू का स्तूप, तो बालू का स्तूप राजस्थान में कितने % भाग पर पाए जाते हैं? एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कितना क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है? दो प्रकार के प्रश्न है। कितना % भाग तो बालू का स्तूप युक्त है, अर्थात बालू का स्तूप पाए जाते हैं, और कितना क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? तो 41.5% भाग बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। अब 100 में से आप ये 41.5 माइनस कर लेंगे और जो आपका 58.5% बचेगा, ये आपका बालू का स्तूप युक्त प्रदेश पाया जाएगा। इसका मतलब 58.5% भाग पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं और 41.5% भाग पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि जैसलमेर के अंतर्गत एक स्थान है, एक गांव है जिसको हम कहते हैं चांदन गांव। चांदन गांव, यहाँ पर एक फील्ड फायरिंग रेंज भी बनाई हुई है। एक बात, फील्ड फायरिंग रेंज अर्थात यहाँ पर जो हमारी भारत की आर्मी है वह फायरिंग करने का अभ्यास करती है। दूसरा, इस चांदन गांव को रेगिस्तान का, राजस्थान का नहीं, यहाँ शब्द रेगिस्तान होगा, रेगिस्तान का घड़ा कहते हैं, या यूं कहें थार का घड़ा कहा जाता है। एक शब्द होता है लाठी सीरीज। लाठी सीरीज क्या है? कई बार ये पूछ लिया जाता है लाठी सीरीज क्या है। तो देखिए, लाठी गांव का नाम है। ये भी कहां पर है? जैसलमेर जिले में।
तो जैसलमेर जिले में पोखरण से लेकर के मोहनगढ़ के मध्य में एक मीठे पानी की भूगर्भिक जल पट्टी पाई जाती है। इसे हम लाठी सीरीज कहते हैं और इनके बीच में यहाँ एक गांव आता है, लाठी गांव। इस गांव के नाम पर ही इसको लाठी सीरीज कहा गया है, अर्थात ऐसा क्षेत्र जहां पर मीठे पानी की भूगर्भिक पट्टी पाई जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस मरुस्थलीय क्षेत्र में जब वर्षा होती है तो ये वर्षा का पानी टीलों के बीच में इकट्ठा हो जाता है और ये वर्षा का पानी यहाँ भर जाता है। ऐसे क्षेत्र को इस जैसलमेर जिले में खडीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खडीन कहा जाता है। और इस खडीन में जब ये पानी समाप्त हो जाता है, नमी इसमें रहती है, उस समय इसमें बीज बो दिया जाता है और उससे होने वाली कृषि को हम खडीन कृषि कहते हैं। देन इसके बाद में इसी प्रकार से टीलों के बीच में ही जब जगह जगह पर पानी के क्षेत्र बन जाते हैं रेगिस्तान में, तो उनको एक नाम और देते हैं, रण या टाट। ये क्षेत्र दलदली होते हैं। रण का अर्थ होता है दलदल, अर्थात पानी के भराव से जब दलदल जैसा क्षेत्र बन जाए तो उसको हम कहते हैं रण या टाट। तो ऐसे जो प्लेस हैं उनके अंतर्गत, जैसे बाड़मेर के अंदर यदि हम देखते हैं तो बाड़मेर में भाकरी, इसके अलावा थोब, बाड़मेर है, थोब है, इसके अलावा ब्रह्मसर, ये और जोधपुर में बाग। ये कुछ प्रसिद्ध किसके नाम हैं? कुछ प्रसिद्ध रण के नाम हैं। जैसलमेर के अंदर पोखरण, तो ये भी एक रण का क्षेत्र है। तो पोखरण जैसलमेर में, जोधपुर में बाग, बाड़मेर में भाकरी, थोप, ब्रह्मसर, ये आदि जो हैं किसके क्षेत्र कहलाते हैं? रण के क्षेत्र कहलाते हैं, दलदली क्षेत्र कहलाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं कि राजस्थान के अंतर्गत इस जैसलमेर जिले में ही ये जो लाठी सीरीज है, इसके आसपास कुछ घासें विकसित हो जाती है। पानी की पर्याप्त मात्रा होगी तो कुछ घासें विकसित हो जाती हैं और ये घासें यहाँ इस क्षेत्र में पशु चारण में और पशु के दूध उत्पादन में बड़ी सहायक होती हैं। इन घासों के नाम कुछ इस प्रकार से आप पढ़ते हैं: सेवण, धामण, करण, अंजन। ऐसी कुछ घासें पाई जाती हैं। ये घासें जो हैं जैसलमेर क्षेत्र में पाई जाती हैं, लाठी सीरीज के पास में, और वहां पर ये घासें बड़ी सुगंधित घासें होती हैं जिनको पशु आराम से अच्छे से चारे के रूप में उनका प्रयोग करते हैं। और इस सेवण घास को जब ये ग्रीष्म काल में सूख जाती है तो इसको सूखने पर कहते हैं लीलोण। तो सेवण घास को ही लीलोण कहते हैं और सेवण घास ही सबसे प्रमुख घास होती है पशुओं के चारे के लिए। अब इस सेवण घास का क्षेत्र यदि हम देखते हैं तो देखो, जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर एक क्षेत्र जिसको हम राष्ट्रीय मरु उद्यान के नाम से जानते हैं।
इस राष्ट्रीय मरु उद्यान क्षेत्र में ये सेवण घास बहुतायत से पाई जाती है, बहुतायत से पाई जाती है। अब इसके नाम के आगे लगा है राष्ट्रीय, लेकिन ये राष्ट्रीय केवल नाम का है, दर्जे का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये एक अभयारण्य है, अभयारण्य है, ना कि राष्ट्रीय अभयारण्य। केवल ये एक नाम का, इसका नाम राष्ट्रीय रखा हुआ है। राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इस अभयारण्य के अंदर ये सेवण घास पाई जाती है और ये ग्रीष्म काल में सूख जाती है लिलोंग। इस लिलोंग घास के अंदर इस राष्ट्रीय उद्यान में एक पक्षी पाया जाता है जिसको हम कहते हैं गोड़ावन। ये गोड़ावन पक्षी इस राष्ट्रीय उद्यान में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है और इस लिलोंग घास में ये अपने अंडे सेने का कार्य करता है। तो गोड़ावन जो पक्षी है वह किस घास में अपने अंडों को सेहता है या सुरक्षित रखता है, तो बात आती है तो आंसर होगा आपका लिलोंग घास। ये बात थी लिलोंग घास के बारे में। उसके बाद में देखते हैं, देखिए ऐसे कुछ प्रूफ मिले हैं कि यहां पर पहले सरस्वती नदी बहती थी। लगभग 2200 वर्ष पूर्व, 2200 वर्ष पूर्व सरस्वती नदी के होने का ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। पहली बात किसमें उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। अब इस ऋग्वेद में उल्लेख करने के बाद में फिर हमने इसको किस तरीके से, यह हमारे सामने बात कैसे आई? ऋग्वेद में तो इसका उल्लेख है, लेकिन हमारे सामने ये बात कैसे आई? तो 1896 के अंदर एक व्यक्ति थे C.E. ओल्डहाम। इस C.E. ओल्डहाम महोदय ने कहा कि इस क्षेत्र में सरस्वती नदी बहती थी। अब यह सरस्वती नदी तापमान की वृद्धि और पृथ्वी के संकुचन के कारण यहां से समाप्त हो गई है। ऐसा कहने के बाद में फिर इसको सत्यापित करने के लिए वर्तमान में इस पर इसरो कि वास्तव में यहाँ सरस्वती नदी थी या नहीं थी, इसके लिए यहाँ इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अभी काम कर रहा है वर्तमान स्थिति परिस्थिति में। अब देखिए पूरा ये मरुस्थल है, इसमें एक वृक्ष पाया जाता है जिसको हम कहते हैं खेजड़ी वृक्ष। इस खेजड़ी वृक्ष के बारे में देखते हैं। राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी वृक्ष। तो ये कैसे खेजड़ी वृक्ष राज्य का राजकीय वृक्ष बना है? दूसरी बात, कैसे इसका मान्यता भी कितनी है इसकी? तो देखिए खेजड़ी जो वृक्ष है इसका वैज्ञानिक जो नाम है वो है प्रोसेसिप सेनेरिया। प्रोसेसिप सेनेरिया। इसे संस्कृत में या फिर धार्मिक ग्रंथों में समी वृक्ष के नाम से जाना जाता है। इसी वृक्ष को लोकल लैंग्वेज में मारवाड़ी भाषा में जाटी कहा जाता है और इसकी पत्तियां जो होती हैं उन पत्तियों को लूम कहा जाता है। इस लूम का उपयोग सुखाने के बाद में बकरी या भेड़ के पशु चारे के रूप में भी किया जाता है लूम का प्रयोग। इस वृक्ष की लोग दशहरे के दिन पूजा करते हैं या इसके नीचे, वृक्ष के नीचे जाकर के एक दीपक जलाते हैं। अब क्यों जलाते हैं? तो देखिए बात है 28 अगस्त 1730 की। 28 अगस्त 1730 को जोधपुर जो रियासत थी इसका शासक था अभय सिंह। इस अभय सिंह ने
यहाँ इस जोधपुर क्षेत्र में रियासत में पाए जाने वाले जो वृक्ष थे उनको काटने का आदेश दिया और उनका व्यापार करने का आदेश दिया। इसी आदेश के अंतर्गत जब लोग वहां पर वृक्ष काटने के लिए पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने उन वृक्षों को बचाने के लिए एक आंदोलन चलाया जिसको कहा गया चिपको आंदोलन। और इस चिपको आंदोलन के द्वारा इन वृक्षों को बचा लिया गया। और इस आंदोलन का जो नेतृत्वकर्ता थी वो थी अमृता देवी विश्नोई। इस महिला की इस आंदोलन में जब इन्होंने वृक्षों को पकड़ लिया, अपने बाहों में वृक्ष को भर लिया कि हम पेड़ को नहीं काटने देंगे, तो जो राजा के सैनिक कह सकते हैं या उसके जो व्यापारी थे उन्होंने उन अमृता देवी को और उनके कहते हैं 379 जो सहयोगी थे उनको कुल्हाड़ी से फरसे से काट दिया। ये एक बड़ी घटना हो गई थी और इस घटना के कारण यहां पर भाद्रपद शुक्ल दशमी को एक मेले का आयोजन किया जाने लगा और ये गांव का नाम है खेजड़ली। इस खेजड़ली गांव में यहां पर मेले का आयोजन किया जाता है। और कब किया जाता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को किया जाता है। इसी क्रम में इस वृक्ष को 1983 में राजकीय वृक्ष का दर्जा दिया गया और इसका जो फल होता है उसको हम सांगरी भी कहते हैं। पंचकुटा जो बनाते हैं उसमें सांगरी का प्रयोग करते हैं, सब्जी बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। लूम जो होती है, पत्तियां जो होती हैं जिसको लूम कहते हैं, वो चारे के रूप में काम आती है। लकड़ी जो होती है उसको हम सामान्य रूप से नहीं जलाते हैं परंतु फिर भी किसी हवन सामग्री वगैरह में काम में लेते हैं, हवन में जलाने का काम करते हैं। और इसको स्थानीय भाषा में जाटी वृक्ष के नाम से जाना जाता है और पुराणों में या ग्रंथों में इसे समी वृक्ष कहा गया है तथा वैज्ञानिक नाम इसका प्रोसेसिव सेलेरिया होता है। इस प्रकार से इस एक वृक्ष का वर्गीकरण था जिसको हम कहते हैं खेजड़ी वृक्ष। और राजस्थान में सबसे ज्यादा मात्रा में रेगिस्तान में पाए जाने वाला वृक्ष है तो वह है आपका खेजड़ी वृक्ष। अतः अब इसके बाद में देखिए जोधपुर के अंतर्गत ही एक स्थान है खींचन। ये फलौदी के पास पड़ता है। खींचन फलौदी के अंतर्गत एक पक्षी पाया जाता है जिसका नाम है कुरुंजा। इसलिए इसके नाम पर कुरुंजा पक्षी विहार की स्थापना की गई है। पूछा जाएगा कुरुंजा क्या है, तो कुरुंजा एक पक्षी विहार है, साथ में ही कुरुंजा एक लोकगीत भी है जिसको विरह के रूप में दर्शाया जाता है या विरह गीत के रूप में गाया जाता है। देन एक जीव और फेमस है यहाँ पर जैसलमेर के अंतर्गत पीवड़ा। पीवड़ा एक सांप का नाम है जो कहाँ पाया जाता है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है पीवड़ा क्या है, तो एक सांप की प्रजाति है। कहाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाती है आपके जैसलमेर में। ये बात होती है हमारी कंप्लीट लगभग थार के मरुस्थल के शुष्क भाग की, पश्चिमी भाग की। यहाँ वार्षिक वर्षा जो होती है वह 10 सेंटीमीटर से कम होती है। एवरेज पूरे क्षेत्र में, पूरे आपका जो शुष्क मरुस्थल क्षेत्र है उसमें 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, बहुत ही न्यून वर्षा पाई जाती है। ऑल ओवर जो यदि मरुस्थल की बात करते हैं पूरे विश्व में, वैसे थार के मरुस्थल को सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला डेजर्ट कहते हैं।
सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी किस मरुस्थल में है, तो उसके लिए भी आपका आंसर होगा थार का मरुस्थल। अब थार के मरुस्थल का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं और जिसका नाम होगा अर्ध शुष्क मरुस्थल। इसका आप पिक लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो जी बात करते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल क्षेत्र की। अर्ध शुष्क मरुस्थल अर्ध शुष्क मरुस्थल क्षेत्र 25 सेंटीमीटर वर्षा से लेकर के, वर्षा वाले क्षेत्र से लेकर के 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। 25 cm से लेके 50 cm, 250 mm से लेकर के 500 mm वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। इसको अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। किसको? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय भाग को 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1 घग्गर का मैदानी क्षेत्र, घग्गर का मैदान। नंबर 2 शेखावाटी क्षेत्र या आंतरिक जल ग्रहण क्षेत्र। तीसरा नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र। नंबर 4 लूनी बेसिन, लूनी बेसिन। इसको बांगर क्षेत्र भी कहते हैं। तो ये 4 भाग हैं किसके? अर्ध शुष्क मरुस्थल क्षेत्र के। घग्गर का मैदान, शेखावाटी क्षेत्र, नागौरी उच्च भूमि और लूनी बेसिन। इनमें से हम पहले स्टार्ट करते हैं आपका पहला भाग जिसको हम कह रहे हैं घग्गर का मैदान। तो देखिए घग्गर का मैदान आपका हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में यहाँ पाया जाता है। घग्गर जो नदी है, घग्गर नदी, इस नदी का उद्गम होता है हिमालय की शिवालिक श्रेणी के अंदर एक पर्वत श्रृंखला है जिसको हम कालका पर्वत कहते हैं। यहां से ये प्रवेश करती है और यह हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी नामक स्थान पर राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवेश के बाद में यह हनुमानगढ़ में एक दुर्ग है जिसको कहते हैं भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग आती है। इसके बाद ये गंगानगर जिले के अनूपगढ़ से होते हुए और पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाती है, फोर्ट अब्बास क्षेत्र तक जाती है। पाकिस्तान में इस घग्गर नदी को हकरा या हाकरा के नाम से भी जाना जाता है या बोला जाता है। अब देखिए होता क्या है कि घग्गर नदी में जब सामान्य वर्षा होती है तो सामान्य वर्षा होने पर इसका पानी आता है भटनेर दुर्ग तक, और जब थोड़ी अधिक वर्षा होती है तो इसमें पानी आता है अनूपगढ़ क्षेत्र तक, और जब ज्यादा वर्षा होती है तो या बाढ़ आ जाती है इसमें तो इसे कहते हैं, तो इसका पानी जाता है फोर्ट अब्बास तक।
इस नदी को मृत नदी के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह नदी, ऐसा कहते हैं कि जो पहले सरस्वती नदी थी उसी का अब एक अवशेष भाग रह गया है। तो इसकी जो अपवाह क्षेत्र है वो बहुत छोटा हो गया है। इस कारण इस नदी को हम नाली नदी भी कहते हैं या नाली क्षेत्र भी कहते हैं। इसका जो पाट क्षेत्र है उसको नाली के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका एक क्षेत्र है घग्गर का मैदानी क्षेत्र या घग्गर का मैदान। इसके बाद में बात आती है दूसरी। अच्छा, इसमें एक IGNP वाला और बता देता हूं मैं आपको कि इसमें दो समस्याएं पाई जाती है जिसको हम कहते हैं सेम की समस्या। सेम की समस्या देखिए, इस क्षेत्र में क्षारीयता और अम्लीयता के कारण, क्षारीयता व अम्लीयता पाया जाने के कारण तो IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना और जो गंग नहर है, उन गंग नहर वाले क्षेत्र में ये समस्या पाई जाती है, सेम की समस्या। क्यों पाई जाती है? क्योंकि पानी की अधिकता के कारण यहाँ दलदल बन जाता है। तो एक प्रश्न आता है कि सेम की समस्या क्या है? तो भूमि का दलदल में बदल जाना क्या कहलाता है? सेम की समस्या कहलाती है। और इससे उर्वरा शक्ति पृथ्वी की है वो खत्म हो जाती है। अब दलदल बन जाता है तो इस दलदल को कैसे दूर किया जाएगा, इस पर अपन बात करते हैं। तो दलदल को दूर करने के लिए यहां पर यूकेलिप्टस के पौधे पहले लगाए गए थे, जिसको हम सफेदा भी कहते हैं। सफेदा कहते हैं। तो यूकेलिप्टस के जो पौधे लगाए गए, ये पौधे, इनका अध्ययन किया गया कि ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो पता चला कि ये उस भूमि की उर्वरा शक्ति को खत्म कर रहे हैं और इसको कहा गया है प्रकृति का दुश्मन। प्रकृति का दुश्मन, यूकेलिप्टस पौधे को प्रकृति का दुश्मन कहा गया। इसलिए राज्य सरकार ने इनको अब कटवा दिए गए हैं। कटवा दिए गए हैं और इनके स्थान पर एक नया पौधा यानी खजूर का पौधा लगाने की अनुशंसा की गई है। तो वर्तमान में जो IGNP नहर है उसके किनारे किनारे खजूर के पौधे लगाए गए हैं और यूकेलिप्टस के पौधे को धीरे धीरे करके काटा गया है। ये सेम की समस्या होती क्यों है, कैसे होती है? तो ऐसा बताते हैं कि यहाँ जमीन के तल में यदि हम जाएंगे तो पानी नीचे जाएगा। जब भी कोई नदी बहती है तो उस नदी का पानी क्या होगा, नीचे जाएगा। लेकिन एक्चुअली क्या है, IGNP को पक्का किया गया है, पक्का बनाया गया है, तो ये पानी नीचे तो जाता नहीं है। अब ये कहीं से अगर टूट जाती है तो साइडों में जब खेतों में इसका भराव होता है तो उस भराव के कारण क्या होगा, पानी भरा रह जाता है, क्योंकि नीचे जो है वो जिप्सम की परत पाई गई है। जिप्सम पाई जाती है और जिप्सम पानी को पी करके कठोर हो जाती है और कठोर होने के बाद में अब ये जो पानी है वो नीचे रिश्ता नहीं है, आंतरिक भाग में नहीं जाता है, यहीं इकट्ठा होता रहता है। अब पानी जब लगातार और भाग में चलता रहेगा तो यहाँ कितना पानी इकट्ठा होगा, तो ये ऊपर तक भर जाता है और मिट्टी को दलदल में बदल देता है। ये है आपकी सेम की समस्या। तो पहले ये माना गया था कि यूकेलिप्टस की जो जड़ें हैं वो क्या होंगी, इस जिप्सम को तोड़ देंगी, एक बात। दूसरी बात, ये जो यूकेलिप्टस है कुछ पानी की मात्रा ज्यादा सोखता है, उपयोग में लेता है, तो इसका वाष्पीकरण, इसकी पत्तियों के द्वारा पानी का वाष्पीकरण हो जाएगा। लेकिन वो फिर आगे चल करके प्रकृति के लिए विभिन्न कारणों से, जिस पर रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये उपयोगी नहीं है, इसलिए इसको यहाँ से हटा दिया गया है। तो ये बात थी आपकी सेम की समस्या की। नेक्स्ट दूसरा पार्ट आता है आपका शेखावाटी क्षेत्र। तो शेखावाटी क्षेत्र का हम अध्ययन करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में, और शेष जो पार्ट है उनका भी अध्ययन हम कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके पहले आपको एक सूचना देता हूं मैं कि जो स्टूडेंट आज
साइकोलॉजी के वीडियो के लिए इंतज़ार करेंगे, साइकोलॉजी के वीडियो के लिए इंतज़ार करेंगे। उनकी आज क्लास या नहीं हो पाएगी या उनका वीडियो अपलोड विशेष रीज़न से नहीं हो पाएगा, मुझे थोड़ा ज़्यादा अर्जेंट वर्क है तो मैं अगला वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, तो नेक्स्ट डे आपका साइकोलॉजी का वीडियो चढ़ा दिया जाएगा, तो आप इंतज़ार न करें। जिन बच्चों को ये वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमारी बात राजस्थान के अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंच सके और उनको अधिक से अधिक लाभ हो सके। बस इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय हिंद, जय भारत।